हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर क्लास ऑफ इनकम टैक्स जहां पे आप कर रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आज की क्लास में मैं आपको डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी का टैक्सेशन बताऊंगा। आप कहेंगे सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी की डिफरेंट वेराइटी? हाँ, मैं दिखाऊंगा आपको डिफरेंट वेराइटी, क्योंकि मुकेश अंबानी जैसा भी लोगों के पास मकान है और हमारे आपके जैसा भी लोगों के पास मकान है, राइट। हमसे छोटे मकान भी लोगों के पास हैं, तो इनका टैक्सेशन किस तरीके से होता है हमें ये बात समझनी है। बट बिफोर आई प्रोसीड विथ एनीथिंग, लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर टू यू कि सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी कहते किसे हैं। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो थ्रू आउट द ईयर सेल्फ ऑक्युपाइड थी या फिर अनऑक्युपाइड थी। थ्रू आउट द ईयर सेल्फ ऑक्युपाइड थी या फिर अनऑक्युपाइड थी। एक अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टी भी सेल्फ ऑक्युपाइड कब कहलाती है? क्योंकि दो प्रॉपर्टी ना आपको सेल्फ ऑक्युपाई ऑप्ट करने के लिए दिया जाता है इनकम टैक्स में। तो मान लीजिए एक सेल्फ ऑक्युपाइड थी, एक अनऑक्युपाइड थी, तो वो अनऑक्युपाइड भी सेल्फ ऑक्युपाइड बन जाएगी। लेकिन ऑलरेडी आपके पास दो सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो ऑब्वियसली जो तीसरा वाला अनऑक्युपाइड है वो क्या कहलाएगा? डीम लेट आउट कहलाएगा। तो मैं क्या बात कह रहा था आपसे कि एक हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड तभी है जब वो थ्रू आउट द ईयर सेल्फ ऑक्युपाइड थी। यानी अगर आपने एक सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का 365 दिन में से एक दिन किराए पे दे दिया, यानी कि एक प्रॉपर्टी जिसके 364 डेज आप सेल्फ ऑक्युपाई किए थे, सिर्फ एक दिन आपने उसे लेट आउट कर दिया, तो पता है वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? फॉर दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर इट विल बी कॉल्ड एज लेट आउट प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी को लेट आउट कहा जाएगा। सिर्फ एक दिन किराए पे दिए, 364 दिन तो खुद रहे थे, फिर भी वो प्रॉपर्टी लेट आउट कहलाएगी। ये तो बात हो गई कि अगर हम सिर्फ एक दिन के लिए किराए पे देते हैं। अगर ऐसा हो कि हम एक दिन के लिए और वो भी सिर्फ एक कोना किराए पे देते हैं, मतलब 12 कमरे का मकान है, ठीक है, एक कमरा एक दिन के लिए बस किराए पे दे दिए, तो भी पता है वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी कहलाएगी, राइट। तो इस तरीके की जो प्रॉपर्टीज होती हैं जिसे आपने पार्ट ऑफ द ईयर के लिए सेल्फ ऑक्युपाई किया है या फिर पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाई किया है, तो इसकी टैक्सेशन कैसे होती है दैट वी नीड टू लर्न हियर। लेकिन उसके पहले मैं आपको और भी वैरायटी ऑफ मकान दिखाता हूं और उससे उसके रिस्पेक्ट में भी बात करता हूं। आइए देखिए मैं दो प्रॉपर्टी बनाने वाला हूं। ये देखिए, देखिए मिस्टर ए ने ये मकान बनाया है, ठीक है। मिस्टर बी ने भी उतना ही बड़ा एक मकान बनाया है। ओहो, मिस्टर बी का भी मकान उतना ही बड़ा है, उतने ही फ्लोर का मकान है। ये साइड से पता है क्या है? सीढ़ी है राइट। आप कहेंगे कि ये साइड में क्या बन रहा है, तो ये सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। ये भी 6 फ्लोर का मकान है। लेकिन मिस्टर ए ने मकान जो बनाया और मिस्टर बी ने इंटरनली जो मकान बनाया, वो दोनों में बहुत अंतर है। बाहर से तो 6 फ्लोर का मकान दोनों का ही है और दोनों ही ने ही लगभग 10 करोड़ रुपए का मकान बनाया है, ठीक है। लेकिन मिस्टर ए का जो पहला वाला फ्लोर है ये 3 BHK जैसा है। मतलब इस फ्लोर पे ना पता है क्या है? 3 कमरे हैं, एक किचन है, लैट्रिन बाथरूम है, फिर उसके बाद ड्राइंग रूम है, ऐसा ही है, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही ये भी फ्लोर है, एकदम सिमिलर फ्लोर ये भी बना है। तो आप कह सकते हैं ये भी एक 3 BHK फ्लैट जैसा ही है। हर फ्लोर को एक कंप्लीट यूनिट की तरह बनाया गया है। हर फ्लोर पे आपको 3 कमरे मिल जाएंगे, टॉयलेट वगैरह अटैच्ड मिल जाएगा हर कमरे के साथ, फिर आपको ड्राइंग रूम एरिया है, किचन है, डाइनिंग एरिया है, सब में वही चीज है। मतलब एग्जैक्टली सेम फ्लोर बनाया गया है, सेम एग्जैक्टली सेम फ्लोर।
लेकिन मिस्टर बी ने कैसे बनाया है वो मैं बताता हूं। इसने ग्राउंड फ्लोर पे बनाया है स्विमिंग पूल, फिर ये बनाया है ड्राइंग एरिया, ये है उनका किचन, ये है बेडरूम, मतलब इस फ्लोर पे 5-6 जो भी हैं बेडरूम्स बने हुए हैं, ठीक है। उसके नीचे वाले फ्लोर पे किचन बना हुआ है, बड़ा सारा आलीशान किचन बना हुआ है, ड्राइंग और स्टोर भी है साथ में, प्लस स्टोर बने हुए हैं, ड्राइंग एरिया है, उसके नीचे स्विमिंग पूल है। फिर बेडरूम के ऊपर क्या है, बेडरूम के ऊपर इन्होंने एक थिएटर बनाया हुआ है, ये लोग घर में ही मूवी देखते हैं, बड़ा सा थिएटर बना दिया है। और उसके ऊपर टेरेस गार्डन, छत पे गार्डन बनाया है। मैं बस आपसे ये कहता हूं, दोनों ने 10 करोड़ रुपए लगा के ये मकान रेडी किया है, दोनों का 6 फ्लोर का मकान है, बराबर एरिया में है और एक ही कॉलोनी में है, मतलब एक ही कॉलोनी में भी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कौन रईस है, मिस्टर ए कि मिस्टर बी? रईस आदमी कौन है, जरा सोच के बताइएगा। दोनों ने ही 10 करोड़ रुपए लगाए हैं, दोनों का बराबर एरिया, एक ही कॉलोनी में मकान है, बताइए कौन रईस है? बेटा रईस जो है ना मिस्टर बी है। इसकी रईसियत देखो, ये स्विमिंग पूल बनाया है, ड्राइंग एरिया बनाया है, किचन पर स्टोर बनाया है, बेडरूम बनाया है, थिएटर बनाया है, टेरेस गार्डन बनाया है। ये पूरा मकान इस कदर बनाया है कि क्या कभी ये किराए पे देगा? नहीं। अरे ऐसा थोड़ी ना थिएटर किराए पे दे देगा ये, अरे पूरा यूज करेगा, उस हिसाब से मकान बनाया है। मिस्टर ए की बात करते हैं। एक बात बताइए, मिस्टर ए के पास हर फ्लोर पे किचन है, तो क्या एक दिन खाना यहां बनाएगा, एक दिन 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 यहां बनाएगा? नहीं। अरे वो एक ही फ्लोर में ही किचन हमेशा खाना बनाएगा। अच्छा सभी फ्लोर पे टॉयलेट है, तो एक दिन पॉटी यहां करेगा, दूसरे दिन यहां करेगा, तीसरे दिन यहां करेगा? नहीं भाई, एक ही फ्लोर पे सब कर करा लेगा जो करना है। बेसिकली अगर एक इंसान एक 3 BHK फ्लैट जैसा हर फ्लोर पे बना दे तो हर फ्लोर को यूज नहीं कर पाएगा। परिवार थोड़ा सा बड़ा है, 2 भाइयों का परिवार है, तो 2 फ्लोर यूज हो जाएगा, बहुत होगा तो। अरे बच्चे बड़े हो गए, एक आध फ्लोर और यूज हो जाएगा। लेकिन टेक्निकली समझने की कोशिश कीजिए कि अगर हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हैं तो क्या ये इतना बड़ा मकान यूज भी कर पाएंगे? नहीं। लेकिन हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हैं मिस्टर बी, तो ऑब्वियसली ये पूरा मकान यूज करेंगे। पता है ये इंसान जब मकान बनवा रहा होगा तो क्या मन में सोच रहा होगा? वो सोच रहा होगा कि अगर जरूरत पड़ेगी ना तो कुछ एरिया किराए पे भी दे देंगे, यही सोच रहा होगा कि नहीं? हाँ, ये रईस आदमी नहीं है, इसके दिमाग में रईसियत नहीं चल रही, ये रईस आदमी है। अंबानी साहब का 27 फ्लोर का मकान है, 15,000 करोड़ रुपए का मकान है। वैसे आपको पता नहीं ये जानकारी है कि नहीं है कि बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा महंगा है मुकेश अंबानी का मकान। ये शायद सरप्राइजिंग बात होगी और बहुतों को ये बात नहीं भी पता होगी कि दिस इज मोर कॉस्टली देन बुर्ज खलीफा, जो कि 163 फ्लोर की बिल्डिंग है दुबई की, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग। उससे भी महंगा है मुकेश अंबानी का मकान। ये वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे महंगा मकान है मुकेश अंबानी का। लेकिन उन्होंने, अंबानी साहब ने जो मकान बनवाया, क्या वो इस कदर बनाया है कि एक आध हिस्सा किराए पे दे देंगे? नहीं। अरे उनका 6 फ्लोर पार्किंग है, ठीक है, उसके ऊपर 6 फ्लोर शायद बेडरूम होता है, हाँ, सबका एक एक फ्लोर एक एक पर्सन के रूम के हिसाब से, बेडरूम के हिसाब से बना हुआ है। तो वो पूरा 6 फ्लोर तक उनका बेडरूम होता है, नहीं टॉप 6 वाला बेडरूम है, और बीच में उन्होंने इस तरीके से डिवाइड कर रखा है कि एक पे जिम है, एक पे थिएटर है, एक पे स्विमिंग पूल है, समथिंग लाइक दैट। इस तरीके से उन्होंने सारे फ्लोर को यूज किया हुआ है, वो सारा फ्लोर खुद ही ऑक्युपाई कर रहे हैं। ये होती है रहीसियत। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब सरकार क्या करती है कि अगर मान लीजिए कभी मिस्टर बी को, अब एक बार के लिए मान लेते हैं कि मिस्टर बी को एक हिस्सा किराए पे देने का मन कर रहा है, राइट, एक हिस्सा किराए पे देने का मन कर रहा है, मोटा मोटी मान लेते हैं कि इस फ्लोर पे वो इतना हिस्सा किराए पे देंगे, राइट। तो इस हिस्से का किराया कितना आएगा? अरे थोड़ा बहुत आएगा, मान लेते हैं कि 50,000 रुपया महीना आ रहा है, यानी साल का कितना हो गया? 6 लाख रुपया। लेकिन अगर इस मकान की म्युनिसिपल वैल्यू की बात करें तो वो म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? इस मकान का म्युनिसिपल वैल्यू है 50 लाख रुपया, ठीक है। फेयर रेंट कितना है?
फेयर रेंट है इस मकान का 40 लाख रुपया, स्टैंडर्ड रेंट कितना है 60 लाख रुपया, और एक्चुअल में रेंट कितना है 6 लाख रुपया। पता है स्टेप नंबर 1 म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट कितना हो जाएगा 50 लाख रुपया, और ये हो गया 6 लाख रुपया। दोनों में ज्यादा क्या हो जाएगा 50 लाख रुपया टैक्स लगेगा 50 लाख रुपए पे। अरे पूरे मकान को ही लेट आउट कहा जाएगा ना, अगर एक हिस्सा भी किराए पे दिया तो पूरा मकान लेट आउट कहलाता है। सिर्फ इतना सा हिस्सा किराए पे दिया है लेकिन कहलाएगा ये पूरा मकान लेट आउट। यानी मुकेश अंबानी साहब अगर कभी एक कमरा भी अपने पूरे मकान में किराए पे दे दिए ना तो जितना किराया नहीं आएगा उसका कई सौ गुना सिर्फ टैक्स लग जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरे मकान का म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट उनका क्या बन जाएगा स्टेप नंबर 1 जीएवी का। ठीक है, और स्टेप नंबर 2 में एक्चुअल रेंट बहुत थोड़ा सा भी है तो भी स्टेप 1 जीत जाएगा, वही जीएवी बन जाएगा खट से। और उतना बड़ा सारा अमाउंट जीएवी बनेगा तो टैक्स भी भरपूर लगेगा। यानी अंबानी साहब कभी चाह के भी कोई हिस्सा किराए पे दे सकते हैं नहीं, और उन्होंने मकान बनाया भी ऐसे ही है कि किराए पे नहीं देना है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, ये बंदा कभी एक हिस्सा भी किराए पे देगा तो इसको बहुत महंगा पड़ जाएगा किराए पे देना। अब एक इंसान जब ऐसा लग्जरी वाला मकान बनाना चाहता है, जैसे जब हम मकान बनाना शुरू कर रहे थे, ठीक है, तो हमने सोचा खूब रईसियत वाला मकान बनाए, लेकिन है तो अंदर से गरीब। ठीक है, बने ना रईस हैं, है तो अंदर से गरीब, हम कौन सा अंबानी है। तो मेरे मन में ऐसे एक डर आता है कि अगर कहीं मुझे फ्यूचर में कोई इतना बड़ा मकान बना रहे किराए पे देना पड़ा तो पूरे मकान का जीएवी निकलेगा और इतना ज्यादा टैक्स बन जाएगा कि हम तो गए काम से। जितना किराया नहीं आ रहा उससे ज्यादा टैक्स बन जाएगा। तो मेरे मन में क्या आएगा, कुछ और करते हैं, और गवर्नमेंट देखिए क्या और करने पे मजबूर करेगी, आपको मजबूर करेगी ऐसा मकान बनाने पे। क्योंकि जब हम ऐसा मकान बनाते हैं तो सरकार क्या करती है, अगर हम सिर्फ ये हिस्सा मान लीजिए किराए पे दे दिए, ये वाला हिस्सा किराए पे दे दिए, तो सरकार कहती है कि आपका 1/6 मकान किराए पे है, 1/6 लेट आउट है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे कह रही है लेट आउट प्रॉपर्टी है, ये कह रही है 1/6 लेट आउट है। यानी म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट ये सब क्या हो जाएगा 1/6, और किराया भी तो उतने का ही आ रहा है 1/6 का। तो मोटा मोटी आप किराया कितने हिस्से पे कर रहे हो, जितना हिस्सा आप किराए पे चढ़ा रहे हो प्रॉपर्टी का, बस उतने हिस्से पे टैक्स भी दे रहे हो। व्हेन आप प्रॉपर्टी इस तरीके से बनाते हैं कि एवरी यूनिट इज एन आइडेंटिकल, एवरी यूनिट इज एन डिफरेंट इंडिपेंडेंट यूनिट, एवरी यूनिट इज एन इंडिपेंडेंट यूनिट। अगर आप मकान डिफरेंट यूनिट्स में बनाते हो और एवरी यूनिट इज एन इंडिपेंडेंट यूनिट, इंडिपेंडेंट यूनिट का मतलब क्या होता है कि वो अपने आप में भी पूरा मकान है। हाँ भाई, हर फ्लोर मेरा ये अपने आप में पूरा मकान ही है, सब कुछ तो है वहां पे, हमें दूसरे फ्लोर पे जाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो जब आप मकान को यूनिट्स में बनाते हो और हर यूनिट एक इंडिपेंडेंट यूनिट होती है, तो ऐसे केस में जितना हिस्सा आप किराए पे देते हो उतना पोर्शन ऑफ द मकान लेट आउट कहलाता है और बाकी सेल्फ ऑक्युपाइड कहलाता है। आ रही है बात समझ में? अच्छा, अगर मान लीजिए हम किराए पे दिए ही नहीं होते तो क्या ये 6 मकान कहलाता? नहीं, मैंने आपको बताया था दिस इज 1 बिल्डिंग, ये एक बिल्डिंग है और ये पूरा का पूरा सेल्फ ऑक्युपाइड कहलाएगा। ये पहले ही मैंने बताया था, याद आ रहा है जब मैंने आपको बताया था राजा वाली कहानी, 3 बिल्डिंग और एक बाउंड्री करा दिया, तब मैंने कहा था ये 3 बिल्डिंग है। लेकिन एक ही बिल्डिंग में आप डिफरेंट रेजिडेंशियल यूनिट्स बना देंगे तो वो एक ही बिल्डिंग कहलाएगा, भले उसमें 6 यूनिट है, 6 इंडिपेंडेंट यूनिट है, 6 फ्लैट के बराबर है, बट स्टिल दिस इज 1 यूनिट, 1 बिल्डिंग। हाँ, लेकिन अगर एक बिल्डर के फ्लैट में एक बिल्डर है, ठीक है, उसने 100 फ्लैट बना रखा है, इसमें से आपने 6 फ्लैट ले लिया है, तब ये 6 इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल यूनिट्स नहीं कहलाएगा, ये 6 मकान कहलाएगा। ठीक है, हम अपनी जमीन लेके 6 फ्लोर बना दे, 6 इंडिपेंडेंट यूनिट बना दे, वो एक बिल्डिंग है, एक मकान कहलाएगा, 1 प्रॉपर्टी कहलाएगा। लेकिन एक बिल्डर ने 100 फ्लैट्स बनाए, उसमें से आप 6 फ्लैट ले लिए हैं, तो वो एक ही बिल्डिंग, एक ही ब्लॉक में 6 फ्लैट लाइन से ले लिए हैं, तो भी ये 6 मकान कहलाएगा। बिल्डर का 6 फ्लैट लेंगे, बिल्डर से 6 फ्लैट खरीदेंगे तो ये 6 मकान है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आप ही अगर जमीन लेके 6 फ्लोर बना दें और 6 इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल यूनिट हो जाए, पूरा आपका है, वो एक बिल्डिंग कहलाएगी, एक सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी कहलाएगी। ठीक है, और उसमें से अगर आपने एक हिस्सा किराए पे दिया तो जितना पोर्शन किराए पे दिया बस उतना लेट आउट है।
तो हुआ क्या, मेरे पास जमीन थी, मैं तो सोचा रईस आदमी हूं, बड़ा सा मकान बनाऊंगा, लेकिन जब मकान बनवाने लग गया ना तो डरने लग गया, भाई किराए पे देना पड़ा तो कभी, तब तो बड़ा ज्यादा टैक्स वैक्स लग जाएगा अगर मैंने रईसियत वाले स्टाइल में बना लिया। तो मैंने क्या किया, 6 इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल यूनिट बना दी। और जब 6 इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल यूनिट बना दी तो सारा यूज तो होगा नहीं, एक आध यूज करेंगे, बाकी सब किराए पे चढ़ा देंगे। और सरकार यही तो चाहती है, यही चाहती है सरकार, कह रही है हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी फुटपाथ पे रहती है, हम चाहते ही हैं तुम ऐसा मकान बनाओ कि किराए पे चढ़ा दो। ठीक है, लेकिन भाई जो सच में रईस है, जिनको फर्क ही नहीं पड़ता भाई इन सब चीजों से, और जिनका डिटरमिन्ड है भाई हमको किराए पे कभी नहीं देना है, राइट, ऑब्वियसली वो मुकेश अंबानी जैसा मकान बना लेते हैं, राइट। अदरवाइज एक मिडिल क्लास आदमी अगर मकान बनाने की सोचेगा, या अपर मिडिल क्लास आदमी मकान बनाने की सोचेगा, और उसके दिमाग में जरा सा भी ये बात खटकेगी कि कहीं किराए पे देना पड़ गया, तो वो मजबूर हो जाएगा ऐसा मकान बनाने के लिए। और अगर ऐसा मकान बना लिया तो मजबूर हो जाएगा किसी एक आध दो यूनिट को यूज करने के लिए और बाकी को किराए पे देने के लिए। और इसीलिए सरकार ये फायदा दे रही है कि ऐसा मकान बना दिए तो जितना हिस्सा किराए पे दोगे उतना ही लेट आउट कहेंगे, लेकिन अगर ऐसा मकान बना दिए तो अगर एक हिस्सा भी, एक कमरा भी किराए पे दोगे तो पूरा लेट आउट कहेंगे, हम पूरे मकान को लेट आउट कहेंगे और आपकी बैंड बजाएंगे। क्लियर है बात सबको? तो चलिए अब इतनी बात समझ गए हैं तो आइए टैक्सेशन को देखते हैं। अब हर तरीके के मकान की टैक्सेशन की बात हो रही है यहां पे। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी, इफ सच प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर बाय द ओनर फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन हिज बिजनेस और प्रोफेशन, अगर उस प्रॉपर्टी में तुम अपना धंधा करते हो, अपना गोडाउन खोल रखे हो, अपनी शॉप खोल रखे हो, अपना शोरूम खोल रखे हो, तो इनकम टैक्सेबल चार्जेबल टू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं होती है। चार्जिंग सेक्शन 22 में ही पढ़े थे। आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आप उसके ओनर होनी चाहिए, उसमें अपना धंधा नहीं कर रहे हो। यहां पे यही बात कर रहा है कि अगर आप अपना धंधा कर रहे हो तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं आएगा। ठीक है, देखिए क्यों नहीं आएगा। वैसे तो इसके पीछे एक लॉजिक भी है कि अगर सरकार ये कह दे, यहां पे भी वही बात कह दे कि अगर जैसे हर जगह एक्सपेक्टेड रेंट लगा देती है ना सरकार, तो यहां भी अगर एक्सपेक्टेड रेंट लगा देती, कहती इस प्रॉपर्टी का इतना किराया आ सकता है, तो पता है हम क्या बोलते, अगर इस प्रॉपर्टी का किराया आ सकता होता तो यानी ये प्रॉपर्टी किराए पे होती, तो धंधा तो चल नहीं रहा होता। तो हम कहते हैं अगर प्रॉपर्टी का किराया आ सकता होता तो धंधा नहीं चल रहा होता, तो धंधे से जो प्रॉफिट आ रही है वो नहीं आ रही होती, इसलिए धंधे के प्रॉफिट पे टैक्स नहीं देंगे। अरे ऑब्वियसली अगर हम वहां अपना बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हैं तो बिजनेस की प्रॉफिट आ रही है ना, उस पर हम टैक्स दे रहे हैं ना सरकार को। तो सरकार हमसे बदतमीजी करती, कहती कि किराया इतना आ रहा होता उस पर टैक्स दीजिए, तो हम कहते किराया अगर इतना आ रहा होता तो धंधा नहीं चल रहा होता, बिजनेस नहीं ना कर रहे होते, तभी ना किराए पे दिए होते। तो बिजनेस नहीं कर रहे होते तो बिजनेस का जो प्रॉफिट आ रहा है वो नहीं आ रहा होता। तुम ज्यादा चालाक हो क्या, किराया आ रहा होता, तुम कहते बिजनेस का प्रॉफिट नहीं आ रहा होता, और बिजनेस का प्रॉफिट नहीं आ रहा होता तो इसका टैक्स तुमको नहीं मिल रहा होता। इसीलिए सरकार शांत बैठी है, कह रही यहां ज्यादा कानून नहीं बतियाएंगे। ठीक है, तो कहती है कि अगर तुम अपना धंधा कर रहे हो उस प्रीमाइसेस में तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगी। अच्छा, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि उस बिजनेस एंड प्रोफेशन के प्रॉफिट पे आप आज टैक्स दे रहे हो, क्योंकि देखिए कानून अलग अलग बनता नहीं है, बस एक बन गया तो, क्योंकि चार्जेबल टू टैक्स होना चाहिए उसका प्रॉफिट, कल कभी कमाएंगे तो टैक्स देंगे बिजनेस पे भी। इनकम ऑफ द अबव बिजनेस शुड बी चार्जेबल टू टैक्स, obviously it is not important कि you are paying tax on it. Income is not taxable under the head income from house property. Any income and expenditure in respect of such property will be considered while calculating PGBP income under section 28. लेकिन अगर उस प्रॉपर्टी से कोई खर्चा हो गया, उस प्रॉपर्टी पे कोई खर्चा हो गया, जैसे म्युनिसिपल टैक्सेस, ठीक है, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, ये सब, तो कह रहा है वो खर्चा भी बिजनेस का खर्चा है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर उससे कोई इनकम आ गई तो प्रॉपर्टी से कौन सी इनकम आ सकती है अगर हम उसमें अपना बिजनेस कर रहे हैं? तो आइए समझाते हैं प्रॉपर्टी से कैसी इनकम आ सकती है। पता है वो जो प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी है, मैंने उसमें अपना गोडाउन बना रखा है। ठीक है, मेरे बगल में एक दूसरा बिजनेसमैन है, ठीक है, तो उसका एक ट्रक माल आया हुआ था। उसने कहा कि भाई साहब मेरे ना गोडाउन में जगह नहीं है, मैं चाहता हूं कि आपके गोडाउन में ही ये माल रखवा दूं 15 दिनों के लिए और मैं इसका 15,000 रुपये आपको दे दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब रखवा दीजिए। तो मैंने 15,000 रुपये किराया कमा लिया। अब उस मकान के रिस्पेक्ट में जिसमें मेरा गोडाउन है, अरे मेरा ही गोडाउन था, मेरा जगह थोड़ा सा खाली था उस समय, उसका एक ट्रक माल रखवाना था, मैंने कहा रख दो, 15 दिन का 15,000 दे भी रहा है, मिल भी जाएगा, खाली पड़ा था मेरा तो गोडाउन, मतलब पूरा ऑक्युपाइड नहीं था।
तो ये 15,000 रुपए कौन सी इनकम है? ये किराए की इनकम है? कह रहा है नहीं, अरे जिसमें तुम अपना धंधा करते हो ना उसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती। तो कह रहा है ये जो इनकम आए ये भी कौन सी इनकम है? बिजनेस की इनकम है। और उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो खर्चा होता है जैसे रिपेयर, मेंटेनेंस, म्युनिसिपल टैक्सेस, ये सब कौन सा है? बिजनेस का खर्चा। और अगर रेवेन्यू आ गई उस प्रॉपर्टी की वजह से तो भी बिजनेस की रेवेन्यू। ये बात समझ में आई कि किराया आया था लेकिन फिर भी किराए की इनकम नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि चार्जिंग सेक्शन 22 ही मना कर देता है ना, कहता है जिसमें धंधा कर रहे हो उसमें हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं आ सकती। क्लियर है बात आपको? नेक्स्ट केस, if such property is used throughout the previous year for its own residential purposes and it is not let out or put to any other use। कह रहा है उस प्रॉपर्टी को आपने थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज किया था, कभी भी किराए पे नहीं दिया था। एक्चुअली इसी को सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी कहा जाता है, क्योंकि अगर आपने एक दिन भी किराए पे दे दिया, एक कोना भी किराए पे दे दिया मकान का ना, तो वो लेट आउट है, इसी को सेल्फ ऑक्युपाइड कहा जाता है। The property or part thereof is not actually let out during the whole or any part of the previous year। वो पूरी प्रॉपर्टी या फिर उसका एक हिस्सा पूरे साल के लिए या फिर साल के एक हिस्से के लिए भी किराए पे ना दिया गया। नो अदर बेनिफिट इज डराइव्ड देयरफ्रॉम। अरे 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 आपसे बोल रहा है ध्यान दो, एक चवन्नी तुमने ना कमाई हो उस मकान की वजह से। जैसे मेरे मकान के आगे से एक बारात जा रही थी एक दिन, ठीक है, तो अब बारात को बहुत लेट हो गई थी, वो बेसिकली दूसरे शहर जा रही थी और सब नाचते हुए जा रहे थे, ठीक है, 25-30 किलोमीटर दूर एक दूसरा शहर था, वहाँ जाने वाले हैं सब और नाचते हुए जाएंगे। तो रात को मोटा मोटी 2-2:30 बजे हमारे घर के आगे से वो बारात जा रही थी, ठीक है। तो जो बारात के बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने डिसाइड किया कि बारात को एक बार ठहरा देते हैं, आराम करा देते हैं, ठीक है, और फिर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और बाकी तो जितने जवान थे वो तो एकदम मस्त एनर्जी में थे, आप तो समझ ही रहे हो क्यों एनर्जी में थे एकदम, वो तो धड़ाधड़ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन बड़े बुजुर्गों ने डिसाइड किया कि बारात को ठहरा देते हैं। उन्होंने, मेरा मकान बड़ा सारा मकान, उन्होंने बात की कि मैं अपने बारात को ठहराना चाहता हूँ आपके घर के ग्राउंड फ्लोर में। मेरा ग्राउंड फ्लोर खाली ही था, वैसे मैं कभी किराए वराए पे देता नहीं हूँ। तो उस बारात ने रिक्वेस्ट की मुझसे, तो मैंने कहा ठीक है चलिए 10,000 रुपया दीजिए, बारात को ठहरा दीजिए यहीं पर रात में 2-4 घंटे जो भी आपको ठहराना है। तो 10,000 रुपये मुझे किराया ही तो आया है। पता है अगर आपने ये 10,000 रुपये भी रिसीव कर लिया तो वो मकान लेट आउट मकान कहलाएगा। ओ माय गॉड, मैंने कभी अपने मकान को किराए पे नहीं दिया था, कभी एक कोना नहीं दिया था, मैंने कभी किराएदारी नहीं की, लेकिन ये पैसा कमा लिया ना मैंने प्रॉपर्टी की वजह से, तो अब कह रहा है ये मकान सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं है। सेल्फ ऑक्युपाइड मकान वही है जिसको आपने कभी भी किराए पे नहीं दिया, कोई बेनिफिट उससे नहीं कमाया, कोई बेनिफिट उससे नहीं कमाया। तो यही कह रहा है नो अदर बेनिफिट इज डिराइव्ड देयरफ्रॉम। कहीं से भी मकान की वजह से पैसा नहीं कमाना, तभी वो सेल्फ ऑक्युपाइड कह जाएगा। तो कह रहा है ऐसे में नथिंग इज टैक्सेबल। अगर सेल्फ ऑक्युपाइड मकान है तो नथिंग इज टैक्सेबल, ओनली इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज डिडक्टेबल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की आपको डिडक्शन मिल जाएगी, एनएवी नील होगी, और उसकी भी एक लिमिट है 30,000 या फिर 2 लाख। कब 30,000 होती है, कब 2 लाख होती है, ये आपको अच्छे से पता है। Next, if such property could not be occupied throughout the previous year because of employment, business or profession of the owner is situated at some other place. If such property could not be occupied throughout the previous year because of employment, could not be occupied throughout the previous year, ये हटा दीजिए, ये please cut it. The reason is not important. अगर आपने प्रॉपर्टी थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर ऑक्युपाई नहीं की थी, मतलब ये अनऑक्युपाइड थी, ये वाला केस है, यहां पे आप लिख लीजिए अनऑक्युपाइड, ठीक है। तो अनऑक्युपाइड अगर प्रॉपर्टी है तो भी उसको हम क्या मान लेंगे, सेल्फ ऑक्युपाइड मान लेंगे, सेम एज अबव टैक्सेशन हो जाएगा। लेकिन नो अदर बेनिफिट इज डिराइव्ड देयरफ्रॉम, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने ये काट दिया, ये प्लीज आप भी कट कर लीजिए, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो मैंने कट किया आप भी प्लीज कट कर लीजिए कि अगर एक मकान थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर आप ऑक्युपाई नहीं कर पाए थे, वो कहना चाहता है, यहां पे लिख भी दीजिए अनऑक्युपाइड मकान की वो बात कर रहा है। तो ऐसे में अगर आपने उस मकान से कोई भी बेनिफिट नहीं कमाया है ड्यूरिंग द ईयर, तो वो सेल्फ ऑक्युपाइड मकान की तरह ट्रीट हो जाता है, सेम टैक्सेशन होता है, एनएवी नील हो जाती है और 30,000/2 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिल जाएगी। When part of the property is self occupied and the other part is let out, कुछ हिस्सा सेल्फ ऑक्युपाइड है, कुछ हिस्सा लेट आउट है,
कब बात कर रहा है? द हाउस प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल यूनिट। जब इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल यूनिट है मकान में, मतलब आपने अलग अलग फ्लोर को अलग अलग इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल यूनिट बनाया है और कुछ हिस्सा उसका सेल्फ ऑक्युपाइड है और कुछ लेट आउट है, ऑफ विच फ्यू इज सेल्फ ऑक्युपाइड एंड सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर ओन रेजिडेंशियल पर्पसेस एंड द अदर यूनिट्स आर लेट आउट। चलिए समझाते हैं आपको। मान लीजिए एक मकान 5 फ्लोर का है, ठीक है। इसमें से ये वाला सेल्फ ऑक्युपाइड है, ये सेल्फ ऑक्युपाइड है, ये लेट आउट है, ये लेट आउट है, ये लेट आउट है। तो आपको पता है इस केस में क्या कहा जाता है? अगर ये इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल यूनिट है तब, अब मैं कहता हूं सारे के सारे इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं। अगर ऐसा है तो बोला जाएगा 2/3 मकान लेट आउट है और अरे 3/5 मकान लेट आउट है एंड 2/5 मकान सेल्फ ऑक्युपाइड है, ऐसा बोला जाएगा। अब इस मकान की म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट जो भी आ रहा है सबको 3/5 कर दिया जाएगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, चलिए आप भी लिखिए। इसी मकान के रिस्पेक्ट में बता रहा है म्युनिसिपल वैल्यू है 5 लाख, फेयर रेंट है 7.5 लाख, स्टैंडर्ड रेंट है 6 लाख, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो है इस मकान का 15 लाख रुपया है और एक्चुअल रेंट इज 20,000 पर मंथ पर यूनिट। 3 यूनिट किराए पे है ना, तो 1 यूनिट का 20,000 रुपये महीने का किराया है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग अलग अलग करके टैक्सेशन निकालेंगे, ठीक है। लेट आउट पोर्शन विच इज 3/5, ठीक है। इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/5 ऑफ 5 लाख। यही तो सबसे खास बात है। अगर यही इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल यूनिट नहीं होता तो पूरे मकान का जो म्युनिसिपल वैल्यू है वही म्युनिसिपल वैल्यू लिया जाता। यही फायदा होता है इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल यूनिट बनाने का कि जब आप इंडिपेंडेंट बना देते हो तो हम हिस्सा बोलते हैं कि इतना हिस्सा किराए पे है। 3/5 ऑफ 5 लाख इज 3 लाख। फेयर रेंट इस पोर्शन का क्या कहलाएगा? 3/5 ऑफ 7.5 लाख, ये हो जाएगा 1.5 लाख, 3 का 4.5 लाख, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड रेंट 3/5 ऑफ 6 लाख, 1.2 3.6 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट इतने हिस्से का कितना हो जाएगा? अगर 15 लाख रुपया 5 यूनिट का ब्याज है तो ब्याज भी आप डिवाइड कर लीजिए, ब्याज भी हो जाएगा 3/5 ऑफ 15 लाख। हम इतने का ब्याज बोलेंगे, कितना हुआ? 9 लाख। 5 यूनिट का 15 लाख रुपया ब्याज है, 5 यूनिट का मकान है, तो बेसिकली 1 यूनिट पे 3 लाख रुपये का ब्याज जा रहा है, ये मानिए। और एनुअल रेंट कितना हो जाएगा? 20,000 रुपया पर मंथ इंटू 12 कर दीजिए, 3 यूनिट का इंटू 3 कितना हुआ? 2,40,000 इंटू 3 7,20,000, 7.2 लाख। अब निकालेंगे आप स्टेप नंबर 1, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। कितना हुआ म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट? 3.6, ठीक है। स्टेप नंबर 2, एनुअल रेंट 7.2, ठीक है। स्टेप नंबर 3 GAV हो जाएगा विच एवर इज हायर 7.2, लेस म्युनिसिपल टैक्सेस है ही नहीं, क्वेश्चन में कहाँ दिया है? 7.2 लाख, ये हो गया NAV। लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A 30% होता है, 7,20,000 इंटू 30%, 2,16,000। अब ये अच्छे से लिखें पहले, नहीं तो बड़ा आ रहा है 7,20,000। $2,16,000 और माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना?
जल्दी बताइए, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना, लिमिट लग जाएगी 2 लाख रुपए की? नहीं, ये लेट आउट पोर्शन है, 1 पैसा लिमिट नहीं लग सकती है। साथ इतने का इंटरेस्ट 9 लाख रुपए आ रहा है, 9 लाख रुपए घटाने को मिलेगा, प्लस 9 लाख, 11,16,000 माइनस 7,20,000, ये माइनस 3,96,000 आ रहा है। ठीक है, और फिर अब इसके बाद हम निकालेंगे सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए। सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन 2/5, NAV सीधे नील हो जाएगी, और लेस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इस पोर्शन का, 2/5 ऑफ 15 लाख, 2/5 ऑफ 15 लाख कितना होता है, 6 लाख रुपया। आपको लिमिट होती है सेल्फ ऑक्युपाइड में 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए से ज़्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिल सकता ना यहाँ, तो -2 लाख। ठीक है, इनकम फ्रॉम HP कितनी हो गई, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी -396 था, और 2 लाख यहाँ माइनस है, -5,96,000। देखा आपने, यहां पे लिमिट लगती है सेल्फ ऑक्युपाइड में, इसलिए ऐसा हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, अगर यहां पे दो हिस्सा था सेल्फ ऑक्युपाइड, तब तो मजा आ गया, ठीक है हम दोनों को एसओ रख लिए। लेकिन अगर यही 3 हिस्सा एसओ होता तब क्या होता, मतलब ये एसओ, ये एसओ, ये एसओ, और ये एलओ, ये एलओ, तो ये एलओ होता, ये एलओ होता, ये एसओ होता, ये एसओ होता, ये वाला डीएलओ बन जाता ना? जल्दी बताइए। नहीं बनता, एसओ ही रहता, डीएलओ थोड़ी ना बन जाता, एसओ ही रहता। ये पांचों भी अगर एसओ रहता ना तो भी एसओ रहता, ये एक बिल्डिंग है, ये पूरा भी एसओ ही होता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी ये अगर 3 एसओ हो रहा है ना तो भी एक एसओ थोड़ी ना कहते, हम तो इसको भी 3/5 एसओ बोलते हैं, 3/5 ही एसओ है, और ये 2/5 एलओ है। तो 3/5 भी होता तो 2 यूनिट आप, 2 बिल्डिंग आपको एसओ अलाउड होती है भाई साहब। अगर ये पूरी बिल्डिंग भी एसओ होती ना तो भी एक और बिल्डिंग भी एसओ अलाउ हो जाती है आपको। राइट, ये तो हम एक पूरी बिल्डिंग तक एसओ नहीं बनाए हैं, इससे भी ज्यादा एक और बिल्डिंग भी होती तो भी एसओ हो जाती। राइट ना, ये पार्ट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहां हम 3/5 इंटरेस्ट कितना हो जाता, 9 लाख रुपया, लेकिन अलाउ होता 2 ही लाख रुपया। लेकिन इस वाले पोर्शन में, लेट आउट वाले पोर्शन में, फिर आपको इंटरेस्ट कितना अलाउ हो जाता, ओनली 2/5 ऑफ 15 लाख, दैट इज 6 लाख रुपीज, और ये सारी चीजें 2/5 हो जाती। मैं बताना ये चाहता हूं, फोकस मेरा क्या चीज बताने पे था, कि अगर ये 2 यूनिट एसओ है तो ठीक है, 4 होती एसओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 होती एसओ तो 5 की 5 एसओ होती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 की 5 एसओ होती तो क्या होता, आपको इंटरेस्ट कितना अलाउ होता, 2 लाख रुपए ही। राइट, इनकम फ्रॉम इंडिपेंडेंट यूनिट विच इज सेल्फ ऑक्युपाइड विल नॉट बी टैक्सेबल। जितना उसमें से सेल्फ ऑक्युपाइड है उसकी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। कुछ मिस्टेक है यहाँ टाइपिंग में, ये गलत है, इसको काट दीजिए। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इन, ये काट दीजिए, ये सब की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की डिडक्शन कैसे होती है वो अभी सिखा दिया मैंने। इनकम फ्रॉम द यूनिट विच इज लेट आउट इज टू बी कंप्यूटेड एज इफ द यूनिट इज लेट आउट, और जितना हिस्सा लेट आउट है उसको आप लेट आउट की तरह ट्रीट करते हुए इनकम निकाल दीजिए। आइए नेक्स्ट देखिए, when such property is self occupied for a part of the year and let out for the other part of the year, मतलब क्वाइट पॉसिबल कि 5 महीना लेट आउट है और 7 महीना सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाएगा, ऐसी प्रॉपर्टी को लेट आउट प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, और म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ये सब कुछ कितने महीने का लेते हैं, पूरा 12 महीने का। आपने पहले भी पढ़ रखा है, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट कितने पीरियड का लिया जाता है, पीरियड फॉर विच प्रॉपर्टी इज हेल्ड। लेकिन जो एनुअल रेंट होता है वो कितने पीरियड का लिया जाता है, पीरियड फॉर विच प्रॉपर्टी इज अवेलेबल फॉर लेट आउट। तो प्रॉपर्टी हेल्ड तो 12 महीने थी, लेकिन अवेलेबल फॉर लेट आउट कितने थी, 5 ही महीने थी, क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाई हम 7 महीने कर रखे थे। राइट, अगर इसी में से कुछ महीने वेकेंट होती तो, जैसे मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है जो 5 महीने
सेल्फ ऑक्युपाइड है, 6 महीने लेट आउट है और 1 महीने वेकेंट है। ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट कितने महीने का लिया जाएगा, ये कितने महीने का होगा, और एनुअल रेंट कितने महीने का लिया जाएगा बताइए। देखें आपको याद है कि नहीं, ये कितने महीनों का लिया जाता था। पीरियड फॉर विच प्रॉपर्टी इज हेल्ड आपने सीखा है, पीरियड फॉर विच प्रॉपर्टी इज हेल्ड, और ये कितने पीरियड के लिए लिया जाता है, पीरियड फॉर विच प्रॉपर्टी इज अवेलेबल फॉर लेट आउट। ठीक है, तो ये तीनों लिया जाता है। पीरियड फॉर विच प्रॉपर्टी इज हेल्ड, प्रॉपर्टी तो 12 महीने थी मेरे पास, कुछ सेल्फ ऑक्युपाई की, वेकेंट पड़ी थी, लेट आउट थी तो 12 महीने मेरे पास, 12 महीना हो जाएगा। ठीक है। अवेलेबल फॉर लेट आउट कितने महीने थी भाई, जब आप सेल्फ ऑक्युपाई किए थे तो खोपड़ी पे आके टेनेंट नहीं रहता। ठीक है, तो इस पीरियड में बस वो अवेलेबल फॉर लेट आउट नहीं थी, ये तो लेट आउट थी, जब खाली थी तो अवेलेबल फॉर लेट आउट थी। हाँ भाई, खाली थी तो अवेलेबल फॉर लेट आउट तो थी ही ना। तो 7 महीने होगा एनुअल रेंट। ये क्लियर है ना कॉन्सेप्ट, आपको नहीं है तो नोट कर लीजिए आज, अवेलेबल फॉर लेट आउट का मतलब क्या होता है। तो यहां पे क्या होगा कि एनुअल रेंट अवेलेबल फॉर लेट आउट इज फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 7 मंथ वी हैव सेल्फ ऑक्युपाइड, सो इट वाज अवेलेबल फॉर लेट आउट ओनली फॉर 5 मंथ। तो एनुअल रेंट 5 महीने का लेंगे, लेकिन म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट 12 महीने का लेंगे। ऑब्वियसली इस केस में क्वाइट पॉसिबल कि सिंस ये 12 महीने का लिया जा रहा है तो स्टेप 1 ज़्यादा हो जाए, जीएवी आपकी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो देखिए यही फ़र्क पड़ता है, अगर आपने कुछ पीरियड के लिए भी मकान किराए पे दे दिया तो भी नुकसान तो होता ही है, टैक्स ज़्यादा बन जाता है। द हाउस विल बी टेकन एज लेट आउट प्रॉपर्टी, नो लिमिट फॉर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अब प्रॉपर्टी तो लेट आउट है आपकी, और लेट आउट होते ही फायदा क्या है कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की लिमिट नहीं रहेगी, फिर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आपको अनलिमिटेड मिल जाएगा। लास्ट एंड फाइनल बात कि मोर देन 2 प्रॉपर्टीज यूज फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, अगर 2 से ज़्यादा रेजिडेंशियल है तो 2 से ज़्यादा जितनी भी है उनको डीम लेट आउट प्रॉपर्टी कहा जाएगा। Only 2 properties selected by the taxpayer will be treated as self-occupied. Other remaining properties will be deemed as let out. क्लियर है सबको? चलिए काम करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखते हैं, और ये बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल यूनिट का। ये ना इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल यूनिट का क्वेश्चन है। Prem owns a house in Madras during the previous year 23-24. 2/3 portion of the house was self-occupied. 2/3 self-occupied, 1/3 let out. ठीक है, let out for residential purposes at the rent of 8,000 per month. 1/3 8,000 रुपये महीने के किराए पे था। म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 3 लाख। तो लेट आउट हिस्से का कितना म्युनिसिपल वैल्यू हुआ, 3 लाख का 1/3, 1 लाख। ठीक है, फेयर रेंट प्रॉपर्टी का 270 है, तो फेयर रेंट भी लेट आउट प्रॉपर्टी का कितना हो गया, 270 इंटू 1/3, 90,000। स्टैंडर्ड रेंट भी इंटू 1/3 कर देंगे हम, तो 1,10,000। म्युनिसिपल टैक्सेस 10% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल टैक्सेस भी डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, 10% ही सिर्फ एक म्युनिसिपल वैल्यू कितना होगा, 1/3 मकान का म्युनिसिपल टैक्सेस कितना होगा, 3 लाख का 10%, 30,000, उसका 1/3 कर देंगे, यानी 10,000 रुपये हुआ लेट आउट पोर्शन का म्युनिसिपल टैक्स। लोन ऑफ 25 लाख वॉज टेकन बाई हिम ड्यूरिंग द ईयर 2019 फॉर एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी। 25 लाख रुपए का लोन लिया गया है। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 वॉज 1,20,000। 1,20,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया गया है। कंप्यूट प्रेम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर AY 24-25। अब 1,20,000 रुपये के इंटरेस्ट को भी डिवाइड कर दीजिएगा 2/3 में और 1/3 में। 1/3 हिस्सा 40,000 रुपया लेट आउट प्रॉपर्टी का हो गया, लेट आउट पोर्शन का हो गया, प्रॉपर्टी नहीं बोलिएगा यहाँ, पोर्शन बोलिएगा। और 2/3 यानी कि 80,000 रुपया हो गया सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन का। कराएं आपको? इलस्ट्रेशन 10, सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन। सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन इज हाउ मच, 2/3।
तो इसका NAV जो होगा वो कितना होगा, नील। NAV में से बस एक ही चीज़ मिलती है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। 24B का टोटल इंटरेस्ट था 1,20,000, 2/3 हिस्सा है तो इंटू 2/3 कर देंगे, 80,000 रुपया। अगर ये 2 लाख से ज़्यादा आ जाता, मतलब ये हिस्से का है, अगर 2 लाख से ज़्यादा आ जाता तो आपको 2 ही लाख रुपए की लिमिट मिलती, बस -80,000 हो गया। ठीक है, अब लेट आउट पोर्शन का निकाल लीजिए, विच इज़ 1/3। इसमें म्युनिसिपल वैल्यू हो जाएगा 1 लाख, फेयर रेंट हो जाएगा 90,000, स्टैंडर्ड रेंट हो जाएगा 1,10,000। एम आई राइट? हाँ, 3,30,000 स्टैंडर्ड रेंट 1 लाख। तो स्टेप नंबर 1 हो जाएगा म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट 1 लाख रुपया। स्टेप 2 हो जाएगा आपका एनुअल रेंट विच इज़ 8,000 इंटू 12। यहाँ पे आप स्टेप 1 में हमेशा लिखेंगे एग्जाम में MV और FR का हायर सब्जेक्ट टू SR, ठीक है ना। 12/96 96,000। JV हायर ऑफ 1 और 2, तो दोनों में से ज़्यादा है 1 लाख रुपया, ये JV हो गया। लेस म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस कितना बता रहा था, 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू विच इज़ 3 लाख का 1/3। भाई 1/3 अगर लेट आउट पोर्शन है तो 1/3 सारी चीज़ मानी जाएगी अब इस हिस्से की, तो ये हो गया 10,000 रुपया। म्युनिसिपल टैक्सेस घटाने के बाद 90,000, ये हो गया NAV। NAV में से आपको मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। देखिए सेक्शन 24A और 24B ये आपको याद रखना है, ठीक है। आप देखते हैं ना, आप मैं हर जगह नोट करता हूँ ये सेक्शन। 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% होती है 27,000 रुपया, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल हो जाएगा 1,20,000 का 1/3 यानी 40,000। 67,000 रुपये, 67,000 डिडक्ट करेंगे 90,000 में, 23,000 ये इसका हिस्सा आ गया, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम HP कितना हो गया, 80,000 सेल्फ ऑक्युपाइड का -80 और इसका 23,000 पॉजिटिव, तो हो गया मिला के 57,000 निगेटिव। इनकम फ्रॉम HP -57,000। अच्छा, अब इसको कैसे लिखा जाता है, आपके मन में एक बात और आ रही होगी, सर इनकम फ्रॉम HP -57,000 लिखे या लॉस फ्रॉम HP लिखें। अगर आप इनकम फ्रॉम HP लिखते हैं तो -57,000 लिखिएगा। इसी को लिखने का एक दूसरा तरीका हो सकता है, लॉस फ्रॉम HP अगर आपने लिख दिया तो माइनस साइन मत लगाइएगा, तो लॉस अगर लिख दिए तो 57,000। बट मेरी रिकमेंडेशन क्या है, आप प्रॉफिट लॉस ये सब मत लिखा करिए, आप हमेशा इनकम लिखा करिए, ठीक है, और माइनस में दिखाइए अगर वो लॉस है तो, ठीक है। लॉसेस को हमेशा माइनस फिगर में दिखाइए, एग्जाम में भी ऐसे ही प्रेजेंट कीजिए, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास में मुझे इतना ही सीखना था बस, कि डिफरेंट तरीके की जो हाउस प्रॉपर्टी है उसका टैक्सेशन किस तरीके से होता है। कुल मिला के आपने एक कंक्लूजन पॉइंट जो लर्न किया वो ये किया कि अगर एक हिस्सा भी एक दिन के लिए भी किराए पे चला जाता है तो पूरी प्रॉपर्टी लेट आउट हो जाती है। म्युनिसिपल वैल्यू फेयर एंड स्टैंडर्ड रेट पूरे मकान का लिया जाता है। बस एक ही फायदा है, एक जगह ही फायदा होगा अगर आपने इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल यूनिट बनाई है, और सरकार चाहती भी है कि आप इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल यूनिट बना ले ताकि आप मजबूर हो जाए किराए पे देने पे, क्योंकि अगर हम इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल यूनिट बना देंगे ना तो पूरा मकान यूज ही नहीं कर पाएंगे, एंड दैट्स व्हाट द गवर्नमेंट वांट्स। और यहीं पे वो फायदा भी आपको देती है कि जितना हिस्सा आप इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल यूनिट में ऑक्युपाई करते हो, सेल्फ ऑक्युपाई, वो सेल्फ ऑक्युपाई कहती है, और जितना हिस्सा लेट आउट करते हो बस उतना हिस्से को ही लेट आउट कहती है। तो ऐसा करने से म्युनिसिपल वैल्यू फेयर एंड स्टैंडर्ड रेंट ये सब आपका रिड्यूस हो जाता है लेट आउट पोर्शन का, और इससे आपकी GAV कम आती है और अल्टीमेटली फाइनल टैक्स भी आपका कम आता है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल स्टॉप हियर।